Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS The Extra Step. In this video, I am going to cover NTA UGC NET JRF 2022 के सारे क्वेश्चंस जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को अगर आप पूरे एंड तक देखेंगे, क्वेश्चन के साथ आपको मैं एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगी और साथ में आपको लास्ट मिनट का रिविजन नोट्स भी मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो को देखना है, समझना है। जो भी अगर आपने कुछ गलतियां की हैं अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन में, उसको भी एनालिसिस करने की जरूरत है। बिकॉज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस अगर आपने सेल्फ एनालिसिस नहीं किया, then again that will be very difficult to qualify any competitive examination. तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपके टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे। उस 11 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन आपके कोर कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड थे, ओके और 5 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल था जो कि रिलेशनल अलजेब्रा, सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के क्वेश्चंस थे। अब ये क्वेश्चन में भी अगर आपने अपने मास्टर्स में या अपने ग्रेजुएशन में अगर आपने थोड़ा भी सिलेक्शन प्रोजेक्शंस को पढ़ा था तो आप उसको इजीली इलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते थे। आज के इस वीडियो में मैं ये 6 क्वेश्चन कवर करूंगी। पर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि जो आपका कोर सब्जेक्ट है, जो डीबीएमएस है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटा स्ट्रक्चर एंड टीओसी एंड कंपाइलर, तो आप इन मेन सब्जेक्ट्स को जरूर फोकस करें और इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और प्रोग्रामिंग भी आपका रिसेंट ईयर में बहुत ही ज्यादा वेटेज ले रहा है, तो इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ग्राफिक्स की अगर हम बात करें, एलपीपी की बात करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं 5 साल का, देन ऑल्सो आप उसको इजिली कवर कर सकते हैं। तो ये एक स्मॉल टिप्स मैंने दे दिया अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। चलिए आज के वीडियो में जल्दी से हम क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। और जब आप होम सेक्शन पे जाएंगे, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें आपको रिसेंट ईयर का, उससे पहले का, 5 साल का मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है। तो प्लीज इस वीडियोस को जरूर देखें क्योंकि ये आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इसके बाद बिकॉज हम डेटाबेस को पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस में आपको बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग को जरूर कवर करना है। यहाँ पे मैंने नो एसक्यूएल का भी प्लेलिस्ट बनाया है। तो नो एसक्यूएल में हर बार आपके कुछ इंपॉर्टेंट 1 से 2 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो हर एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ऊपर का बेसिक का है। तो अगर आपने विकिपीडिया भी पढ़ा ना, देन ऑल्सो यू कैन एबल टू राइट द एग्जाम आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस, ओके। तो यहाँ से ये जेआरएफ बूस्टर का प्लेलिस्ट जरूर कवर कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे आपको 1 शॉट रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं ना। ये पहला क्वेश्चन था आपका यूजीसी नेट में, जो आपके नॉर्मलाइजेशन पे बेस्ड है। अगेन यहाँ पे आप देखो नॉर्मल फॉर्म है, तो हर बार आपको नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चंस निकालने आता था, बट इस बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस का। तो जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए, बट मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में आपका 1, 2, 3 एनएफ, बीसीएनएफ, 4 एनएफ और 5 एनएफ होता है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अगर मैं बीसीएनएफ की बात करूं, बीसीएनएफ में हमेशा आपकी डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं होती है, तो बीसीएनएफ का इससे मैच हो जाएगा। अगर हम 3NF की बात करेंगे, 3NF में आपका ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। 2NF की बात करेंगे, 2NF में कोई भी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। देन फाइनली आपका एक 4NF बचता है, दैट इज इट रिमूव्स द मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब अगर इस बार ये क्वेश्चन आया है और अगर ये क्वेश्चन बाय चांस अगर आपसे रॉन्ग हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स का प्लेलिस्ट बनाया है, वहां पे जाकर आप क्विकली एक बार रिवाइज कर ले कि किस तरीके से आपको कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका है दिस वन, ओके ना। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, इसी के बारे में बात करी तो आप जरूर यहाँ से देख ले। एग्जाम टाइम पे आपके पास ऐसा लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स होना चाहिए। इसके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, तो गो एंड वॉच दैट वीडियो। इस पे हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इन क्वेश्चंस में मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल करके मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दिया है, तो आप इसको भी जरूर लर्न कर लीजिएगा। अगेन ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो हर बार आपके क्विज के कॉन्सेप्ट पे पूछा जा रहा है। इसके भी लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस बने हैं, तो उसको भी आप जरूर चेक कर लीजिएगा। हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव कर जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इन रेफरेंस टू बिग डेटा आपके पास ये फॉलोइंग डेटाबेस गिवन है,
विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आपसे सिंपल पूछा गया कौन सा डेटाबेस है, कौन सा डेटाबेस नहीं है ना। और अगर आपको मैं बता दूं, बिग डेटा का अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे, वहां से हर बार जितने भी मैंने एटलीस्ट 10 वीडियोस बनाया है उसमें क्वेश्चंस पूछा ही गया है। तो यहाँ पे अगर हम बिग डेटा की बात करें तो बेसिकली ये सारे डेटाबेस हैं जो कि नो एसक्यूएल का पार्ट है। तो यहाँ क्या सारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लास्ट वन, दैट इज ये सारे आपके डेटाबेस के एग्जाम्पल है नो एसक्यूएल के। अब क्यों आपके पेड क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज हम पेड क्लासेस की अगर बात करें, मैंने बस वहां पे आपको ये बता दिया था कि नो एसक्यूएल क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसमें आपका नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात होती है, तो यहीं पे एक डिफरेंस बन जाता है। अगर हम एसक्यूएल की बात करेंगे तो ये आपका रिलेशनल टेबल्स के बीच में क्वेरी बनाने का काम करेगा, बट नो एसक्यूएल बिकॉज नो एसक्यूएल तो यहाँ पे कोई भी रिलेशनल डेटाबेस की बात नहीं होगी। अगेन नो एसक्यूएल में की वैल्यू पेयर में आपका डेटाबेस डिजाइन होता है, जिसमें आप देखो रेडिस, डायनेमो, रिएक्ट और मेमकैच डीबी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये आपका डीबीएमएस का पार्ट है या नहीं। इसके बाद आपका कॉलम ओरिएंटेड ग्राफ होता है, ग्राफ बेस्ड होता है और डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होता है। ये 5 डिफरेंट टाइप्स के कैटेगरीज होते हैं नो एसक्यूएल में, ओके। और यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा, जैसे प्रीवियस एग्जामिनेशन में एचबीएस पूछा था, इस बार आपको यहाँ पे देखो इनफाइनाइट ग्राफ पूछा गया है और आपको काउच डीबी पूछा गया है। तो यही क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे यहाँ पे कि विच इन रेफरेंस टू बिग डेटा कौन सा आपका डेटाबेस है, तो ये तीनों आपका डेटाबेस है। तो इसीलिए अगर हम सामने से आपको बताते हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ, तो जरूर अपने पास एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए और एग्जाम के 1-2 दिन पहले उसको ही आप देख के रिकॉल करके एग्जाम में जाया करें, ठीक है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, अगेन ये डेटाबेस का कोर कॉन्सेप्ट है, जहां पे फंक्शन डिपेंडेंसी में हम ये बात करते हैं कि आप मिनिमल कवर कैसे निकालोगे। अब मिनिमल कवर पे ये तो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया। थ्योरी क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ लेता है कि अगर हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो डीबीएमएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी फैक्टर क्या होता है कि आपके जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होते हैं उसको आप रिमूव करने की कोशिश करते हो, है ना। आपको रिमूव करने की कोशिश करते हो, मतलब रिडेंडेंसी को हमें रिड्यूस करना है। तो अगर आपने रिडेंडेंसी को रिड्यूस किया, इसका मतलब है आपके पास मिनिमल कुछ ऐसे फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएंगे जिसका प्रेजेंट होना डेटाबेस में इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर ये एक रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन का ये सारे एट्रीब्यूट है ABCDEFGH, तो जब आप इसको फर्दर डिवाइड करते हैं डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी में, तो इसमें एक भी आपका कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड नहीं होना चाहिए, या फिर जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो कोई भी आपके एट्रीब्यूट यहाँ से रिमूव भी नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों केस को आपको प्रिजर्व करके रखना है, देन ओनली यू कैन सी कि आपका फंक्शनल डिपेंडेंट है ये सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना। तो आप मिनिमल कवर निकालना है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होता है, एग्जाम में भी आपके पास जो रफ शीट होती है आप इस तरीके से लिख लीजिए ABCDE, EF, G, EF, H। और ये मैं बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका सेम क्वेश्चन गेट का है, बिकॉज इसको मैंने अपने क्लास में भी सॉल्व कराया था। और अगर आप इसको 1-2 बार सॉल्व कर लिए उसके बाद एग्जामिनेशन में अगर आप रॉन्ग कर रहे हैं तो देन दैट इज मिस्टेक, जो कि नहीं होना चाहिए। अब सॉल्व करने से भी पहले तरीका आप लोगों को क्या हम लोग क्लास में सिखाते हैं जब आप क्लास हमसे लेते हो, देखो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड को देखेंगे, यहाँ से आपको इजिली दिख रहा है कि आप बी को रिट्रीव कर लेंगे, ई को रिट्रीव कर लोगे, जी को कर लोगे, एच को कर लोगे एंड ई और जी को कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका ACDF ये 4 ऐसे एट्रीब्यूट मिले जिसको आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो कि प्रेजेंट नहीं है। तो अब ऐसे एट्रीब्यूट को फंक्शनल डिपेंडेंसी में रहना इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। अब यहाँ पे एक चीज तो ये समझ में आया कि ये आपका कैंडिडेट की का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं है तो ये कैंडिडेट की बनेगा। एक क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है अगर डिफरेंट स्टेप्स में। जो आपका 2019 में क्वेश्चन आया था तो वहां पे आपका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आया था, तो वहां पे ये क्वेश्चन था कि आपको ये गिवन थे, आपको बताना था कैंडिडेट की क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, फिर इसका मिनिमल कवर क्या होगा। तो 5 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आए थे। तो आप मान के चलिए आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए ये अगेन कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके मैं यहाँ पे ये दिखूंगी, ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो समझिए अगर आपने ये ऑप्शन एग्जाम में लगा के आया, क्यों नहीं होगा पहले वो समझ लो। पहला ये आपका A टेंड्स टू B है, इसका मतलब अगर आप A का क्लोजर लेंगे तो इसमें AB तो आ जाएगा। अगर AB आ जाएगा तो यहाँ पे इस एट्रीब्यूट में B की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है वो तो क्लोजर का पार्ट है। तो ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। तो अगर आप फोर्थ ऑप्शन लगाए हैं तो पहले ये समझिए वो ऑप्शन क्यों नहीं होगा।
उसके बाद आप देखो यहाँ पे, ये यहाँ तक तो सबका सेम है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में आप ये नहीं करते बैठ जाइएगा कि इसका क्लोजर भी निकाल रहे हैं, इसका क्लोजर भी निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये रिड्यूस होके ये हो जाएगा। तो ये दोनों बिकॉज यहाँ पे है, तो अब आप एग्जाम में क्या करेंगे भाई? एग्जाम तो क्वालिफाई करना है, वहां पे तो कोई आपका ब्रेन नहीं चेक कर रहा कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्विकली भी सॉल्व करना है क्योंकि लेंथी क्वेश्चन आता है। तो देखिए, ये एट्रीब्यूट यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक और यहाँ तक सेम, EFH एंड EFG, नहीं, या सॉरी, EFH, हाँ, यहाँ तक आपका सेम है। तो फिर अगेन ये वाला जो आपका एट्रीब्यूट है, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देती हूँ, ये बी आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये EF एंड EH, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सब में कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे सब में कॉमन है। इसका ये मीनिंग निकलता है डियर स्टूडेंट कि ये अगर ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया तो इसको, ये आपका कंपलसरी फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये भी कंपलसरी फंक्शन डिपेंडेंसी है, ये भी है, ये भी है। तो एग्जाम में इतना तो तुरंत आपको आइडेंटिफाई कर लेना है 10 सेकेंड के अंदर कि ये 4 फंक्शन डिपेंडेंसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 4 फंक्शन डिपेंडेंसी ये तीनों ऑप्शंस में प्रेजेंट है। अब इसमें चेक करो कि ये दोनों होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें नहीं है। तो क्या मुझे यहाँ से ये दिख रहा है कि इसका अगर मैं क्लोजर लूंगी तो ए आ जाएगा, इसका क्लोजर लूंगी तो ए और बी आ जाएगा। जब आप इसका क्लोजर लेंगे तो यहाँ पे सी भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा। फिर आप ई ऑलरेडी है, एफ आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एफ लिख दे रही हूँ, यहाँ पे जी लिख दे रही हूँ, और ई एफ से मुझे एच आ जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ABCDEFG, ABCDEFG, क्या मुझे सारे एट्रीब्यूट मिल गए? सारे एट्रीब्यूट मिल गए। तो क्या मुझे कोई भी एक फर्दर फंक्शन डिपेंडेंसी को बनाने की जरूरत है? नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कितने सेकंड में इस क्वेश्चन का अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है DBMS के प्लेलिस्ट में जिसे मैंने फंक्शन डिपेंडेंसी को पूरा एक्सप्लेन किया कि फंक्शन डिपेंडेंसी क्या होता है, मिनिमल कवर कैसे निकालते हैं, कैंडिडेट की क्या है, क्लोजर क्या है। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, मैं उसको इसमें आपके आई वाले सेक्शन में डाल दूंगी उस वीडियो को। तो यहाँ पे क्या समझ में आया? सबसे पहले तो यहाँ पे बी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है वो रिमूव हो जाएगा, और सारे ऑप्शन में मुझे यहाँ तक सेम दिख रहा है, तो ये 4 तो मेरा जरूर मिनिमल कवर का पार्ट है। अब उसके बाद ये जरूरत है या ये जरूरत है, ये चेक करना है। तो जो पार्ट है उससे देखो कि आपको आर मिल रहा है, तो यस आई कैन रिट्रीव ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ आर। इसका मतलब है दीज आर द एक्स्ट्रानियस फंक्शन डिपेंडेंसी, ये एक्स्ट्रा फंक्शन डिपेंडेंसी है जिसकी जरूरत नहीं है। तो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपके अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कवर किया, तो आप इस वीडियो को देखकर ये समझिए कि अगर आपके ये तीनों क्वेश्चंस गलत है उसका एक्चुअल रीजन क्या था, और वो आपको गलती दोबारा कभी भी एग्जामिनेशन में दोहराना नहीं है। अब मैं चौथे क्वेश्चन की बात कर दूं। एग्जाम से ठीक पहले मैंने आपको बताया था कि 2021 में क्वेश्चन पूछा था बेसिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, कि आप कब बोलोगे कि दोनों ट्रांजेक्शन आपस में सीरियलाइजेबल है। ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें हमने ये देखा था कि दोनों ट्रांजेक्शन अलग अलग होना चाहिए, एक ऑपरेशन आपका राइट होना चाहिए, और दोनों आपका सेम डेटा आइटम, सेम डेटा आइटम को, जैसे अगर मैंने यहाँ पे WX लिखा तो यहाँ पे भी WX होना चाहिए, सेम डेटा आइटम पे होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए और दोनों अलग ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ये तो ट्रांजेक्शन का बेसिक डेफिनेशन में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन पूछ रहा था टाइम स्टैम्प के बारे में, जो आपके डिफरेंट कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक है। तो मैंने एग्जाम से पहले भी और अपने बैच क्लासेस में भी आपको प्रॉपरली ट्रांजेक्शन को पढ़ाया था, है ना। बस यस आई कैन कमिट हियर कि थॉमस राइट रूल में भी स्किप हो गया है, वो मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो देखो मैंने क्या पढ़ा था कि टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग जो है वो आपका सीरियलाइजेबल भी होता है और वहां पे डेडलॉक भी नहीं होता है, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प तो ये तो कई बार आपका ना रिपीटेटिव क्वेश्चन है गेट का, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, टाइम स्टैम्प है, ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल है, तो नाम में ही लिखा है तो ऑर्डर ऑफ ट्रांजेक्शन टाइम स्टैम्प होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू हो गई। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई डियर स्टूडेंट, तो ये वाला तो आंसर यहाँ से काट देना चाहिए था। तो अगर आपने ऑप्शन 1 लगा दिया तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कंजर्वेटिव 2PL, तो ये पूरा एक फेज में हमने पढ़ा था। मैंने ये अपने क्लासेस में भी ये चार्ट बनवा के आपको याद कराया था, है ना। ये आपके 6 क्या है, कंकरेंसी कंट्रोल के टेक्निक है।
तो सबसे पहले शेयर एक्सक्लूसिव होता है, जहां पे आप शेयर और एक्सक्लूसिव दो अलग अलग तरीके का लॉक होता है, इसमें कुछ भी प्रिजर्व नहीं होता है। इसके बाद हम टू फेज पढ़ते हैं, ग्रोइंग और श्रिंकिंग फेज, जहां पे हम एटलीस्ट सीरियलाइजेबल को अचीव कर लेते हैं ना, क्योंकि एक बार ग्रो करेंगे एक बार श्रिंक करेंगे, तो एक सीक्वेंस में कर रहे हैं तो यहाँ पे एटलीस्ट सीरियलाइजेबल तो होगा। इसके बाद हम स्ट्रिक्ट 2PL की बात करते हैं। स्ट्रिक्ट 2PL का मतलब है मैं सबसे पहले सारा एक्सक्लूसिव लॉक लगा दूंगी, तो बिकॉज मैं एक्वायर कर रही हूँ सारा एक्सक्लूसिव ब्लॉक, तो यहाँ पे कास्केटलेस की बात हो जाएगी, रिकवरेबल की बात होगी। और फिर आपका रिजोरेस आता है। रिजोरेस में हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे शेयर और एक्सक्लूसिव दोनों लॉक लगा लेंगे। तो इस दोनों में भी तो आपको डिफरेंस पूछ लेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्सक्लूसिव लॉक की बात है, यहाँ पे शेयर एक्सक्लूसिव दोनों लॉक लगा लेंगे। और कंजर्वेटिव का मतलब है कि जब हम किसी ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनिंग में ही सारे लॉक को एक्वायर कर लेंगे, तो यहाँ पे तो डेडलॉक का चांस कभी भी नहीं आएगा। तो ये नाम से ही आपको दिमाग में बैठना चाहिए। कंजर्वेटिव का मतलब है कि आई एम वेरी कंजर्वेटिव एंड पर्टिकुलर अबाउट माई थिंग, कि मुझे JRF चाहिए, तो उसके लिए मैं ही मेहनत करूंगी, मुझे कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आई शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड। और टाइम स्टैम्प की बात करो तो टाइम स्टैम्प में बिकॉज एक टाइम है, तो टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये सीरियलाइजेबल भी होगा, ये डेडलॉक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो ये आपको पढ़ाया था। साथ में एग्जाम से ठीक पहले टेलीग्राम पे ये शेयर भी किया था कि भाई इसको रट लो। तो अगर आप इसको रट भी लेते तो यहाँ पे 2PL की बात थी, यहाँ पे टाइम स्टैम्प की बात थी, तो आपका ये स्टेटमेंट भी हो गया ट्रू, ये स्टेटमेंट भी हो गया ट्रू। तो इस हिसाब से देखो, ये वाला तो हमने पहले ही बोल दिया था फॉल्स है ना। हाँ, और ये दोनों ट्रू है, तो ये दोनों ट्रू आपको कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका इलिमिनेट हो गया, तो दो ऑप्शन बचा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, थॉमस राइट रूल जो होता है वो टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग का ही एडवांस वर्जन है ना, एडवांस वर्जन है, या हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड वर्जन है। समझ लीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं फिर से बता दे रही हूँ कि प्लीज इसको ना, ये जो सारे हैं इसको आप एक बार जरूर देख ले, वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, सब में डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। थॉमस राइट रूल क्या है, ये इंश्योर नहीं करता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी को कुछ राइट ऑपरेशंस के लिए। अब इसको समझने का बेस्ट तरीका ये है कि जैसे मैंने कोई दो ट्रांजेक्शन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ रीड कर रही हूँ, यहाँ पे उसको राइट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फिर इसको रीड कर रही हूँ, मैं यहाँ से इसको कमिट करके निकल गई, उसके बाद कमिट कर दिया मैंने, तो ये परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो गया। अब ये ट्रांजेक्शन है, दोनों आइसोलेटेड में काम कर रहा है, बिकॉज आपको एसिड प्रॉपर्टी भी यहाँ पे बना के रखनी है। ये यहाँ पे आके इसने रीड की वैल्यू को कुछ फिर से चेंज कर दिया। तो ये आपने टाइम स्टैम्प में पढ़ा कि अगर मैं कुछ TI टाइम असाइन कर रही हूँ तो प्रॉपर ऑर्डरिंग फॉलो करेगा, है ना। अब यहाँ पे अगर ये फिर से रीड कर रहा है तो यहाँ पे हमने क्या किया, डर्टी रीड कर लिया, दिस इज नोन एज डर्टी रीड। तो डर्टी रीड को हम अनकमिटेड रीड भी बोलते हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए डर्टी रीड क्या है, अनकमिटेड रीड क्या है, राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये टॉपिक्स को आप जरूर कवर करें। तो डर्टी रीड है तो ये अगर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा तो हम इसको क्या करते हैं, रोल बैक कर लेते हैं यहाँ से ना, रोल बैक करते हैं। तो ये टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग है। पर थॉमस राइट रूल क्या बोलता है ना, कि अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ रीड, अगर मैंने यहाँ पे राइट ऑपरेशन बना दिया, तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, डर्टी रीड की जगह ये अब राइट राइट प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। राइट राइट प्रॉब्लम है, क्यों, यहाँ पे राइट राइट है, राइट राइट प्रॉब्लम हो गया। तो थॉमस राइट रूल क्या बोलेगा कि इंस्टेड ऑफ इसको रोल बैक करे, फिर से टाइम लगाए, ये रोल बैक ही नहीं करते हैं, ये पूरा पूरा जो हमने गलत राइट किया है उसको ही डिलीट कर दो, इसको ही डिलीट कर दो। तो दिस इज अ थॉमस राइट। तो इसमें आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को, एंड दैट वाज द क्वेश्चन। क्या ये इन्फोर्स करेगा, नहीं, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। सो अगर आपको एनालिसिस से हम ये बताते हैं कि आप इस टॉपिक को जरूर कवर करें तो जरूर कवर करें। अभी मैंने 2-3 चीजें बता दी आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्या कवर करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ERD से पूछा जाता है। हर बार ERD से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रीवियस एग्जाम में क्या पूछा है आपको, सिंबल पूछ लिया है ना, मैच द फॉलोइंग का सिंबल पूछ लेता है, कीज के बारे में पूछ लेगा, एट्रीब्यूट्स के बारे में पूछ लेगा। अब ये क्वेश्चन सिर्फ एट्रीब्यूट के बारे में है। A derived attribute whose value are computed from other attribute। पढ़ा है आपने कि अगर मैंने एक एट्रीब्यूट बनाया एज, ठीक है, ये एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल के अंदर ये एक एज है, इस एज से मैं किसी का डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करती हूँ। तो एक दूसरे एट्रीब्यूट की मदद से जब आप एक दूसरा एट्रीब्यूट डिराइव कर पा रहे हो, दिस इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट, है ना, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो ये डैश 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 ओवेल से। ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। Complex attribute is found by nesting composite attribute and multi-valued attribute।
तो अभी आपको कुछ दिन पहले ही मैंने एट्रीब्यूट का एक लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो बनाया, उसमें देखो कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब है मैंने स्ट्रीट ले लिया, अपना रोड का नंबर ले लिया, अपना एरिया ले लिया, अपना पिन कोड ले लिया, अपना स्टेट ले लिया, नेशनैलिटी ले ली, इन सबको मिला दूंगी और मिला के मैं एक बना दूंगी क्या, एड्रेस। तो ये मेरा हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट, है ना। अलग 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 एट्रीब्यूट को लेकर मैं एक सब सुपर सेट बना रही हूँ, तो दैट इज माई कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो आप समझ रहे हो, जब आप डेटाबेस का डिजाइन करेंगे तो ये अलग अलग आपका फील्ड बनेगा, ये अलग अलग फील्ड बनेगा और सबके क्वेरी को ज्वाइन करके आपको कंप्लीट उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का एड्रेस मिलेगा। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट का मतलब है मेरे पास कई सारे मेरे जीमेल आईडी हैं या मेरे पास एक से ज्यादा मेरे पास सेलफोन का नंबर है, तो दिस इज अ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो यस, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट कैसे बनेगा, जितना ज्यादा रिकॉर्ड होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती चली जाएगी। तो ये तो कॉमन सेंस वाला था, ये स्टेटमेंट हो गया ट्रू। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट कैन नॉट बी डिवाइडेड, अरे ये तो तुम प्रॉपर्टी ही उल्टा कर रहे हो। अभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कंपोजिट एट्रीब्यूट में इन सारे एट्रीब्यूट को मिला के हम इसका सुपरसेट बनाते हैं, तो इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सो दैट इज योर स्टेटमेंट इज, ये हो गया फॉल्स, ये हो गया ट्रू, ये हो गया ट्रू। इसीलिए ईआरडी के एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके कई सारे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चंस गेट के पैटर्न पे हैं। आपको यहाँ पे इसलिए इतने स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि आपको इसको पढ़ने में समझ के, कई लोग तो इसको लिखेंगे ऐसा और जब ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो वो ऑप्शंस गलत सेलेक्ट करते हैं, ये भी मिस्टेक देखा जा रहा है नेट में, क्योंकि आप इतना अंडर प्रेशर वहां पे सॉल्व करते हो। तो मैंने वही बोला, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं ना कि आप एकदम एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 150 तो आप ले आएंगे 120 प्लस, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन से वो ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि अगर आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट लगा दे रहे हैं पढ़ने में, ऑप्शन सिलेक्ट करने में, तो मान के चलिए आपके 20 से 25 क्वेश्चन लास्ट में छूटेंगे छूटेंगे, और छोड़ना तो है नहीं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन 150, आपको एग्जामिनेशन में आपका फोकस होना चाहिए कि अगर मैं 120 क्वेश्चन पढ़ के आ रही हूँ, देख के आ रही हूँ अच्छे से, तो भगवान इसमें मेरे को 100 मार्क्स तो आना ही है। सिर्फ 20 क्वेश्चन मेरे गलत होने चाहिए, 100 क्वेश्चन मेरे सही होना चाहिए। अगर आप ऐसे टारगेट करते हैं अपने एक्यूरेसी पे, तो आपका जेआरएफ यहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो आप सोच लीजिए ओबीसी, एससी, एसटी या जो डिफरेंट बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए तो और आसान हो जाता है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना। ये मैं जनरल कैटेगरी का बता रही हूँ। तो इसीलिए अपने मिस्टेक्स को रिड्यूस करिए। आप जो पढ़ के गए ना, क्वेश्चन इस बार बहुत इजी पूछा गया था, बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा गया था और लेंथी पूछा जा रहा है। ये 3 स्टेटमेंट बनाने का यही मतलब है कि वो चाह रहा है या आप पढ़ के इस पे टाइम वेस्ट करिए, बट अगर आप इस पे 2 मिनट या 3 मिनट लगा रहे हैं और ये क्वेश्चन अगर आप सही करके आ रहे हैं, तो दैट इज प्रूफ। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी वेल फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ, अब आने वाले एग्जाम के लिए फिर से बता देती हूँ, ईआरडी का मिनिमाइजेशन पढ़ लीजिएगा कि जब आपके पास कोई डायग्राम गिवन होता है तो किस तरीके से, जो 1 to many है, many to many है, किधर आप उसको मिनिमाइज करके टेबल बनाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन एक दो बार से नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। अब इस बार एक ये क्वेश्चन देखा गया ट्रिगर। अब मैं बताऊं, ये क्वेश्चन जब लोग अरे ट्रिगर आया, अरे आप ना उठा के देखो ना 2007 2000, इतना पुराना पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ट्रिगर के लिए ना आपको अलग से, अब ऐसा नहीं है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा ना तो ट्रिगर पढ़ना, कर्सर पढ़ना, प्रोसीजर पढ़ना आप शुरू कर दीजिए, बिकॉज दिस आर जस्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन इन द यूजीसी नेट, है ना। कुछ क्वेश्चन तो वो ऐसा भी दे देंगे ना जो आपको ये जज करने में वो देखते हैं कि भाई आपने ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा है या पीजी में क्या पढ़ा है। तो अगर थोड़ा भी अगर आपने डीबीएमएस को सीरियसली अपने कॉलेज टाइम पे लिया होगा, तो ट्रिगर एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो मुझे यहीं पे दिख रहा है और कहीं पे दिख ही नहीं रहा, तो इसका तो 10 सेकंड, मतलब मैं बोलूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। तो इसके लिए यस, मास्टर्स में आपका जो नॉलेज है वो भी देखा जा रहा है कि आप कितनी जल्दी, मतलब कुछ क्वेश्चंस को 10 सेकंड्स में आप सॉल्व कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस को पढ़ने, ये क्वेश्चन अगर आप 10 सेकंड में सॉल्व करते हैं तभी आप लेंदी क्वेश्चन में 2 मिनट लगा सकते हैं, है ना। नहीं तो आपको पता है कि 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट्स है, तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करनी ही है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1 मिनट में सॉल्व आपके नहीं होंगे न्यूमेरिकल। तो दैट इज वाई जिस क्वेश्चन में आपको कम टाइम देना है उसमें आप जरूर कम टाइम दीजिए।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारा आपका जो क्वेश्चन आया था 2022 में वो सॉल्व करा दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अभी बस आप ये समझ लो कि ट्रिगर पूछा है तो एक ये ऐसा स्टोर प्रोसीजर होता है डेटाबेस में विच ऑटोमेटिकली इन्वोक्स व्हेनेवर अ स्पेशल इवेंट इन द डेटाबेस अकर्स। जैसे जब मैं आईटी में काम करती थी तो हम लोग एनएससी और बीएससी एक्सचेंज का डेटा अर्ली मॉर्निंग रिट्रीव करते थे। तो जैसे ही काफी वैल्यूज हमारे पास आई तो हम डेटाबेस में इंसर्ट क्वेरी मारते हैं। तो अगर मैं एक टेबल में इंसर्ट मार रही हूँ तो ये मेरा प्राइमरी की है, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे जितने भी फॉरेन की वाले रेफरेंस टेबल है सब में वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता है। तो ये इंसर्ट करने के लिए ना हम लोग बैकएंड में ट्रिगर बनाते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसका ये सिंटेक्स आप याद रखेंगे, जैसे क्रिएट ट्रिगर इसका सिंटेक्स होता है। यहाँ पे ट्रिगर का नाम आप दोगे बिफोर और आफ्टर, है ना। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ट्रिगर आपको पहले एग्जीक्यूट करना है या किसी क्वेरी के बाद एग्जीक्यूट करना है। और अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, जो ट्रिगर है ये बिफोर आफ्टर है, ये सिर्फ डीएमएल पे चलेगा। तो ना दैट कैन बी वन क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन, क्या ये डीडीएल पे काम करेगा? नहीं, इंसर्ट अपडेट डिलीट पे काम करता है जो कि डीएमएल ऑपरेशन है। ये हर रो के लिए चलेगा, फॉर ईच रो। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ईच रो की जगह यहाँ कॉलम लिख दूं ये भी गलत हो जाएगा। और ट्रिगर हम बनाते क्यों है? तो ट्रिगर देखो, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स्ड विद द यूज ऑफ ट्रिगर्स। ट्रिगर्स कैन आल्सो बी यूज्ड इन द इवेंट लॉगिन और राउटिंग। और ये आपका अगेन एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे डैश लिखा था, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ पे डैश लिखा था और आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कहीं से उठा के वो लोग पूछ लेते हैं। अब बिकॉज ट्रिगर पूछा तो एक चीज आप समझ लीजिए कि ट्रिगर और प्रोसीजर में कुछ डिफरेंस होते हैं। ये आपका ट्रिगर है, प्रोसीजर और एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कर्सर का, है ना। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसको आप मान के चलेंगे दिस इज जस्ट लाइक अ फंक्शन इन द प्रोग्रामिंग। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन में आपके कुछ रिटर्न वैल्यूज हो सकते हैं और आप वहां पे आर्ग्यूमेंट पास करते हो। और यही डिफरेंस है प्रोसीजर और ट्रिगर के बीच में। ट्रिगर में कोई भी आपका रिटर्न वैल्यू नहीं होता है और कोई भी आप पैरामीटर पास नहीं करते हैं। प्रोसीजर एक फंक्शन है जिसमें फंक्शन है तो इसमें वैल्यूज भी रिटर्न होंगी और आप पैरामीटर भी पास करेंगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका कमिट है, रोल बैक है, सेव पॉइंट है, जो आपके ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के जो कमांड्स होते हैं ये भी नॉट अलाउड, और प्रोसीजर में ये अलाउड होते हैं। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ट्रिगर और आपका फंक्शन प्रोसीजर के बीच में। अगर हम कर्सर की बात करें तो कर्सर आप याद रखेंगे ये एक तरीके का ना पॉइंटर जैसा बिहेव करता है। बेसिकली रिफर टू एज पॉइंटर टू द कंटेक्स्ट एरिया और मेमोरी। तो ये मेमोरी में पॉइंटर के जैसे काम करेगा आपका कर्सर। तो ये आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो कि यूजीसी नेट में पूछा था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर सिलेक्शन और प्रोजेक्शन वाला भी क्वेश्चन करना है तो वो मैंने उसका भी वीडियो बना दूंगी। ये क्वेश्चन आया है आपके केंद्रीय विद्यालय में जो अभी एग्जामिनेशन हुआ, और ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा। इस तरीके से आपको एक टेबल गिवन था, है ना। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कितने एग्रीगेट फंक्शन है, तो आपको पता है काउंट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, सम और एवरेज। ये आपके 5 से 6 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, कई सारे स्टेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक सैलरी है जहां पे मुझे दिख रहा है नल वैल्यू। तो नल वैल्यू पे काउंट कैसे असर करेगा? तो अगर आप इसका एसक्यूएल करी लिखते तो काउंट स्टार का मतलब होता है सारे रिकॉर्ड्स। तो जब आप सारे रिकॉर्ड लोगे तो इसकी आंसर आएगी 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिर्फ इसको नहीं देख रहा है, सारे रिकॉर्ड में ये आपको आईडी को काउंट करेगा तो 6 हो गया। अब अगर मैं सिर्फ सैलरी को काउंट करूंगी तो सैलरी में बिकॉज एक वैल्यू नल है तो इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 5। अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी कॉलम में अगर नल वैल्यू है और उस कॉलम को अगर आप सिर्फ काउंट में डाल रहे हैं तो वो उसी वैल्यू को लेगा जो कि प्रेजेंट है। तो दैट इज वाई सैलरी में यहाँ वैल्यू आ गई 5। ठीक है, और टोटल वैल्यू यहाँ पे थी 6। अब डिस्टिंक्ट सैलरी की बात के लिए तो भाई डिस्टिंक्ट क्या होता है? जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज को निकाल देगा। तो देखो यहाँ पे मुझे 60 दो बार दिख रहा है, इसका मतलब कितनी वैल्यू आएगी? 4। तो इस काउंट में आप इस तरीके से, स्टार का क्या मीनिंग है, एक पर्टिकुलर आप कॉलम को दोगे तो किस तरीके से नल वैल्यू को वो ऑपरेट करेगा, और डिस्टिंक्ट में कैसे चलेगा। तो ये मैंने एक केवीएस में एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। क्योंकि नेट में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, है ना। फिर ये मत बोलना कि अरे काउंट में मैंने मिस्टेक कर दिया। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स का मैंने लिंक दे दिया है, इसको जरूर सुन लीजिएगा एग्जाम से पहले, और इन दोनों का भी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा बिकॉज ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोस।
मैंने यहाँ पे पहले बताया है कि आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियोस हैं जो क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो उन सबको गो थ्रू कर लीजिए जल्दी में, और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए और बेहतर परफॉर्मेंस करिए और बेहतर तैयारी करिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है, यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपना वैल्यूएबल कमेंट पोस्ट करना ना भूलें, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।